वन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में राउंडिंग ऑफ पढ़ लिया था, है ना, कैसे राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं वो सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं ना, उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल क्या होगा आपस में जब भी कंबाइन करेगा तो सर्टेन लॉ को फॉलो करेगा। तो एनसीईआरटी में 5 लॉज दिए हुए हैं हमारे पास, पर हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 लॉज। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लॉ पढ़ेंगे जो हमारे नीट जेई के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यानी जितने भी केमिकल कम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे, इन लॉज को फॉलो करेंगे। ठीक है, इनको अलग अलग लोगों ने दिया और इनका अलग अलग काम है। ओके, तो सबसे पहला लॉ हम लोग देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, इसको दिया किसने, एंटोनी लेवेसियर ने। ठीक है, और ये 1789 के आसपास दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनके पता चला कि जब भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो नेट मास है, नेट मास यानी इनिशियल मास जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। ओके, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई भी मास में बदलाव नहीं आ रहा है, यानी इनिशियल मास जो है वो किसके इक्वल है, फाइनल मास के इक्वल। ठीक है, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल है। तो इसी को देखते हुए उन्होंने ये बनाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या बोलता है कि जो मास होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी को दूसरे फॉर्म में बोलते हैं क्या, पता होगा आपको, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही सेम है, यानी कि जितना अमाउंट या एलिमेंट कंपाउंड का होगा स्टार्टिंग फेज में वही सेम होगा क्या, हाँ, बाद में भी। ओके, दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात का, हमेशा मास हमेशा क्या होगा, कंजर्व। ओके, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे मास कंजर्व नहीं होता है, वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर जो न्यूक्लियर रिएक्शन है तो वहाँ पे मास कंजर्व नहीं होगा, इसको याद रखना। और बाकी हर जगह क्या होगा, मास कंजर्व। ठीक है, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड की जगह क्या लिखा मिल सकता है आपको, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर होगा आई थिंक ये। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, मान लो ए और बी है, आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सी एंड डी। तो ये लॉ ऐसा बोलता है, सपोज इनिशियली, है ना, स्टार्टिंग फेज में जो मास था वो कितना था, सपोज इसका 2 ग्राम और इसका 5 ग्राम, और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा खत्म और 5 ग्राम भी पूरा का पूरा खत्म। तो इन दोनों का जो टोटल मास बना होगा वो 2 + 5 = 7 ग्राम के इक्विवेलेंट बना होगा। अब वो सी और डी कितना भी बन सकता है ना, वो डिपेंड करता है स्टैइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वगैरह वगैरह और भी अलग अलग फैक्टर्स पे। पर अगर ए और बी टोटल कंज्यूम हुए और इनका मास अगर जो 0 है तो इन दोनों का सी + डी का मास क्या होगा, 7 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। कौन कितना होगा उसके लिए अलग फैक्टर्स हैं जो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, क्लियर है। या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, सपोज मान लो रिएक्शन कोई हुआ ए + बी, ठीक है, सेम मास ले रहे हैं, सी + डी बन रहा है, इसका 1 ग्राम बना बचा हुआ है और इसका सपोज 3 ग्राम बचा हुआ है। ठीक है, 2 ग्राम और 5 ग्राम लिया था। तो अब जो इनिशियल मास था वो क्या होगा, फाइनल मास के इक्वल, यानी कि जो सी + डी का मास बना होगा वो क्या होगा, टोटल मिला के 4 ग्राम होगा, है ना। देखो 4 नहीं, कितना होगा, 3 ग्राम होगा। तभी तो टोटल मास करोगे तो क्या होगा, 7 ग्राम। इनिशियली भी 7 ग्राम और फाइनल भी 7 ग्राम। तो अलग अलग तरीके से देखो, जैसा भी
हमेशा मास क्या होगा, कंजर्व, जितना आपने मास लिया उतना ही मास होगा। एक और याद रखना कि हमेशा कहाँ कराओगे, क्लोज कंटेनर में। रिएक्शन हमेशा कहाँ पे करवाना है आपको, क्लोज्ड कंटेनर। नहीं तो कुछ केसेस पे क्या होते हैं, गैसेस वेपर्स बन के बाहर निकल जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा मास का क्या हो गया है, लॉस। ओके, तो ध्यान रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके ओके, तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। इसका एक दूसरा नाम भी है, डेफिनेट की जगह हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नाम वही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलो या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलो या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, डेफिनेट कंपोजिशन क्या बोलता है, इसको जोसेफ प्राउस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट किया था। इसने किया था किस पे, कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, जिस पे क्या किया इसने, एक सिंथेटिक यानी बोल सकते हो ऐसा जो इन्हें मैन मेड एक्सपेरिमेंटली बनाया और एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस लिया। ओके, और उनके सैंपल में चेक किया इसमें कितना कॉपर है और कितना कार्बोनेट, कार्बन ऑक्सीजन ये सब है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटली फॉर्म्ड क्या लिया, क्यूप्रिक कार्बोनेट। क्यूप्रिक कार्बोनेट समझते हो, एक क्यूप्रस और क्यूप्रिक, देखो इक वाले क्या होते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्लस चार्ज उन पे क्या होगा ज़्यादा, और अस वाले क्या होते हैं जिन पे प्लस चार्ज क्या होता है कम, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कम। प्लस चार्ज बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली फॉर्म्ड क्यूप्रिक क्या लिया इन्होंने, कार्बोनेट। और क्यूप्रिक कार्बोनेट कहने का मतलब है क्या, +2 वाला, और कार्बोनेट क्या होता है CO3 ये। तो इसका इन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटली फॉर्मेशन मतलब एक्सपेरिमेंटली बनाया और एक नेचुरली फॉर्म्ड। तो इन दोनों के केस में इन्होंने देखा कॉपर और कार्बन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज था वो हमेशा क्या आया, सेम, चाहे वो नेचुरल सैंपल हो या फिर वो एक्सपेरिमेंटल सिंथेटिक हो यानी जिसको बनाया गया हो। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या दिया थ्योरी कि अगर जो गिवन कंपाउंड जो है, जो भी गिवन कंपाउंड है, इन अ गिवन कंपाउंड इट ऑलवेज कंटेन्स सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। बाय वेट करने का मतलब स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर में ना, वेट का मतलब हमारे लिए क्या होगा बताओ, मास। ओके, याद रखना है इसको, केमिस्ट्री में जनरली वेट क्या होता है हमारे लिए, मास, दोनों सेम होता है वेट और मास। ओके, ठीक है, तो ये बस लाइन में लिख दिया है, गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। या इसी का दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कुछ इस टाइप से कि फॉर अ गिवन कंपाउंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, जैसे इसने क्या लिया, एक नेचुरली लिया अकरिंग सब्सटेंस और एक सिंथेटिक यानी एक्सपेरिमेंटली इन्होंने बनाया। ओके, कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ध्यान रखना कैसा, बाय मास से। एग्जाम्पल के लिए अगर जो समझे हम लोग, तो ये जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया था कॉपर कार्बोनेट CO3 का। ठीक है, तो CuCO3 में जो कॉपर का परसेंटेज आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 51.35%। ठीक है, जो कार्बन का परसेंटेज आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा, 9.74, और जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा वो ऑलवेज 38.91 आएगा। ठीक है, कैसा परसेंटेज है ये, बाई मास है। या आप लोग ऐसा भी समझते हो जैसे H2O है। ठीक है, तो H2O का अगर जो हम लोग निकालें बाई परसेंटेज, तो देखो H2 का मास कितना होता है, एक का हाइड्रोजन का एक, दो का मास कितना हो जाएगा 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो टोटल मास क्या हो गया 18। तो अगर जो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा 2/18 है ना, इंटू 100। तो ये जो परसेंटेज बनेगा, और दूसरा अगर जो ये किसका है, हाइड्रोजन का है ना, और ऑक्सीजन का अगर जो परसेंटेज निकालें तो 16 बाई क्या हो जाएगा 18 इंटू 100। तो यहाँ से जो परसेंटेज आएगा, तो परसेंटेज कितना बन जाएगा यहाँ से 11.11% है ना हाइड्रोजन का। तो बाकी बचा क्या हो जाएगा 88
0.89% किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। यानी अगर जो वाटर आप कहीं भी सोर्स से लो, कोई सा भी सोर्स, चाहे H2 आप कहाँ से लो, टैप वाटर लो, है ना, नल का पानी लो, या तो फिर आप क्या लो, हिमालयन वाटर लो, या पॉन्ड का वाटर लो, किसी का भी वाटर हो, लेक का वाटर हो, सी का वाटर हो, कहीं का भी हो, तो सब में जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आने वाला है वो सभी क्या आने वाले हैं, सेम। ओके, यही क्या मतलब है उसका, बताओ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। करने का मतलब सिंपल है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जैसे मैंने वाटर बोल दिया तो हमेशा हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम होंगे। ओके, जैसे मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमेशा फिक्स होगा कि इसमें कार्बन का 1 एटम होगा और ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। और परसेंटेज निकालना चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो। ओके, क्लियर है ये? तो तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड वाले पे। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है क्या कि दो एलिमेंट अगर जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे अगर जो दो डिफरेंट कंपाउंड बन रहे हैं तो इनके मासेस का जो रेशियो होगा वो सिंपल मल्टीपल रेशियो होगा, या तो सिंपल रेशियो होगा या उसका मल्टीपल में होगा। ओके, या बोल सकते हो स्मॉल होल नंबर्स में होगा। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर जो कंबाइन कर रहा है तो ये दो चीज़ें बना सकता है, एक तो CO2 बनाता है और दूसरा CO बनाता है। ठीक है, अभी देखो समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है। तो क्या बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की अगर जो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं आपस में तो दूसरा वाला एलिमेंट जो पहले वाले से, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है सपोज कार्बन से, तो इसके फिक्स्ड मास से कंबाइन करेगा। तो दो जो डिफरेंट एलिमेंट्स बन रहे हैं यहाँ पे CO2 और O, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सिंपल रेशियो रखेगा ऑफ होल नंबर्स। यानी देखो यहाँ पे किसका, मास का, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 32 ग्राम है और यहाँ पे कितना है 16 ग्राम है, तो दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 2:1, या उल्टा भी लिख सकते हो आप, क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, सिंपल होल नंबर्स, बस यही है। और भी ले सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे H2 प्लस O2 वाला ले सकते हो, है ना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला। तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा H2O, और दूसरा क्या है H2 प्लस O2 वाला। ठीक है, यहाँ भी O2 ही लिख दो, ऑक्सीजन है तो। दूसरा क्या बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है ये। ठीक है, तो इस केस में भी वही है, सेम है। देखो H2 से सेम मास, यानी मान लेते हैं इसका 2 ग्राम और इसका कितना मान लेते हैं 16 ग्राम, तो वाटर कितना बनेगा 18 ग्राम। फिर इसका फिक्स्ड मास होना चाहिए एक का, तो हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया है ना 2 ग्राम, तो इसका 2 ग्राम और इसका कितना यहाँ पे कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है 34 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो कर रहा है। देखो इनिशियल मास 2 प्लस 16 18, और यहाँ पे 2 प्लस 32 34, तो बन भी कितना रहा है 18 ग्राम, और यहाँ पे 34 ग्राम बन रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, यानी 2 ग्राम से कौन कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन, इनका क्या होगा सिंपल रेशियो। तो अगेन देखो 16:32 निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1:2। जरूरी नहीं हमेशा 1:2 आए, ठीक है, अलग भी आ सकता है 1:3 भी आ सकता है, 1:4 2:3 भी आ सकता है ना, सिंपल होल नंबर्स आएगा, है ना। ये बस ध्यान रखना हमें, कब, जब सेम एलिमेंट के फिक्स्ड मास से क्या करे एक दूसरा एलिमेंट दो अलग अलग कंपाउंड बना, है ना, टू डिफरेंट कंपाउंड। जैसे बना यहाँ पे CO2 और CO बना, यहाँ पे H2 और H2O2 बना, वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, तो बस मैं इसको अब लिख दे रहा हूँ लाइन के फॉर्म में, यानी डिफाइन के फॉर्म में। तो ये बस लिखा हुआ है, लॉ को मैंने जो समझाया उसको लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाला, जो भी एग्जाम्पल आपको और जो भी ठीक लगे सारे लिख सकते हो। ठीक है ना, और वहाँ पे रेशियो दिखा देना। ओके, और इस तरीके से आप क्वेश्चन में भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट के फिक्स्ड मास, है ना, दूसरे एलिमेंट का डिफरेंट मास, या ऐसा भी दो एलिमेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कितने, दो एलिमेंट से दो डिफरेंट कंपाउंड बनने चाहिए, और एक एलिमेंट का मास क्या होना चाहिए, फिक्स। ठीक है, जैसे कार्बन है तो इसका मास क्या होगा, फिक्स। ओके, ध्यान रखना इस बात का, एक का फिक्स्ड मास और दूसरे का डिफरेंट डिफरेंट मास कंबाइन करेगा और सिंपल होल नंबर्स में आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 1:2
2 आयाम और ये मास का रेशियो है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 और लॉज। अभी हमने 3 पढ़ा, 3 और पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।